सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं वर्तमान शिक्षक शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बहुत सारे साथी यूपी टेट परीक्षा दे चुके हैं और आशा करते हैं कि बहुत सारे साथियों की यूपी टेट परीक्षा अच्छी हुई होगी। लेकिन यदि कोई दुविधा है तो हम सी टेट सितंबर 2026 की CDP की तैयारी के लिए गारंटी से पास सीरीज़ में आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें और आप निश्चित ही हमारे साथ अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। तो आज की क्लास है क्लास फर्स्ट। शुरुआत करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसके जो फेमस मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर साहब, इन्होंने ये परिभाषा दी थी कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। क्योंकि हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने जा रहे हैं तो इसकी हमें परिभाषा याद होनी चाहिए, हमारी समझ में आनी चाहिए। ये शिक्षा मनोविज्ञान सीखने और सिखाने की प्रक्रिया पर बल देती है। आगे है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं? तो नंबर 1 है कि शिक्षकों की शिक्षण में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य है कि शिक्षकों की शिक्षण में सहायता करना, जैसे शैक्षिक समस्याओं के प्रति उचित मनोवृत्ति। क्या मनोवृत्ति होनी चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि शिक्षक भावावेश में आ जाए या और किसी समस्या से ग्रसित हो जाए। नेक्स्ट है शिक्षार्थी के व्यवहार में समुचित परिवर्तन लाने के लिए हमें शिक्षकों को जो वातावरण तैयार करना होता है उसके लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ये शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखकर शैक्षणिक कार्यक्रम बनाना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का ये उद्देश्य है कि वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रख करके हमें शैक्षणिक कार्यक्रम बनाने होते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासरूम जो होती है उसमें अनेक वैयक्तिक भिन्नताओं के छात्रों का समावेश होता है। तो प्रत्येक बच्चे के स्तर से हमें शैक्षणिक कार्यक्रम को निर्धारित करना होता है। नेक्स्ट है शैक्षणिक सामग्री संगठित करना। तो जिस तरह से कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं उसी तरीका से पाठ्यक्रम के अनुरूप हमें शैक्षणिक सामग्री का संगठन करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान हमारा मार्गदर्शन प्रदान करती है और ये हमारे उद्देश्य हैं। आगे चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य में। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य है उचित मार्गदर्शन करना। शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक को कक्षा संचालन के लिए, विद्यालय संचालन के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों के लिए उचित पाठ्यक्रम बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये उद्देश्य में निहित है। उचित शिक्षण विधि का चयन और उपयोग करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य से यहाँ निर्धारित किया गया है। शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। नेक्स्ट है अभिभावकों का मार्गदर्शन करना। तो यहाँ हम मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो अभिभावकों का मार्गदर्शन करना शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। 7 मूल्यांकन की उचित विधियों का उपयोग करना। किस तरह से हमें मूल्यांकन करना है, ये क्या उचित विधियां होनी चाहिए, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य के अंतर्गत है। शारीरिक शिक्षा प्रदान करना शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। और नंबर 9 है समूह गतिविधियों को समझाने में मदद करना। समूह गतिविधि हमें किस तरह से करानी चाहिए, किस तरह के हमें समूह बनाने चाहिए, ये सब हमें शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य में मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर, विद्यालय के अधिकारी और प्रशासकों की
मदद करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। तो यहाँ हमने जो मुख्य जो 10 उद्देश्य हैं आपके साथ साझा किए हैं, क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो व्यावहारिक बिंदुओं पर बात करता है, तो ये यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है। एक शिक्षक के रूप में हमें शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व समझना अति आवश्यक है। पहला है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझने में। बाल विकास की जो अवस्था होती हैं, जैसा कि आप पढ़ेंगे, वो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान में परिभाषित किया गया है। शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान का विशेष महत्व है। शिक्षार्थी की वैयक्तिक भिन्नता को समझने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, और शिक्षार्थी योग में धनात्मक मनोवृत्ति के विकास में भी शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। प्रभावी शिक्षण वीडियो की पहचान करने में, उनको तैयार करने में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। उचित पाठ्यक्रम के निर्माण में जिस स्तर के बच्चे हैं उस स्तर के हिसाब से हमें उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान मार्गदर्शन प्रदान करता है। सामूहिक गतिविधियों को समझाने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। छात्र, ये यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, छात्रों को शिक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में। छात्रों को यदि आप गाइड करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, तो ये भी शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के अंतर्गत आता है। नए नए शिक्षण सामग्री, नई नई TLM और नई नई शिक्षण विधियों का शोध करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान हमारा मार्गदर्शन करता है और शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हुए हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व और शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। तो इन्हीं को आधार मानते हुए अब हम यहाँ पर अभ्यास के हिसाब से इम्पोर्टेंट PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ साझा करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है किसी न किसी ईयर में CTET में या UPTET में आए हुए हैं, तो आप इनको देखिए और निश्चित ही आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे। क्वेश्चन 1 है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? BN झा ने कहा है। ऑप्शन ए BN झा, ऑप्शन बी स्किनर और ऑप्शन सी डेविस, ऑप्शन डी है वुडवर्थ। तो साथियों, मनोविज्ञान की शिक्षा का आधारभूत विज्ञान ये स्किनर साहब द्वारा किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। इस तरह की परिभाषाएं वैसे CTET में देखने के लिए नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये मनोविज्ञान का पहला पार्ट है। तो यहाँ पर यदि हम 1-2 परिभाषा देख लेते हैं तो अच्छी बात रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, परिवार एक साधन है। ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का और ऑप्शन बी औपचारिक शिक्षा। तो साथियों, हम यहाँ पर ये आपके साथ ये साझा कर देते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जहाँ कोई सीमा नहीं होती, यहाँ कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता, यहाँ पढ़ने का या पढ़ाने का, सीखने का कोई टाइम नहीं होता, नहीं इसका कोई क्षेत्र होता है। तो ये अनौपचारिक शिक्षा होती है। और औपचारिक शिक्षा में एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित समय होता है, और यहाँ पर एक पाठ्यक्रम भी होता है, पाठ्यक्रम होता है औपचारिक शिक्षा में, और एक निर्धारित सीमाएं होती हैं। तो चूंकि ये परिवार की एक साधन है, परिवार की बात की गई है, तो परिवार एक, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा, परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 3, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। और ऑप्शन डी है व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो क्योंकि यहाँ देखिए व्यावसायिक कुशलता की बात आती है, तो ये जो आपकी जो शिक्षा होती है वो 1 से लेकर के आगे 8 तक की बात है। तो यहाँ पर फर्स्ट की यदि बात करें तो वहाँ पर बच्चा फर्स्ट या थर्ड में क्या व्यावसायिक कुशलता का विकास करेगा, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में सामाजिक जागरूकता की बात तैयार करने की बात की गई है, तो 1 से 8 का बच्चा क्या सामाजिक जागरूकता के लिए काम करेगा, क्या उसे तैयार किया जाएगा, तो ये भी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, तो विद्यार्थियों को हमें केवल परीक्षा के लिए हमें तैयार नहीं करना है, ऑप्शन सी भी गलत रहेगा। तो और डी है व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो शिक्षा का उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों को हमें व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो व्यावहारिक जीवन से जोड़ते हुए तैयार किया गया है। क्वेश्चन 4, मानव विकास है। ऑप्शन ए मात्रात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी अमानवीय। और ये यहाँ पर ऑप्शन डी में ये दिया गया है, यहाँ ऑप्शन डी जो होना चाहिए ये होना चाहिए ए एंड बी। क्योंकि मानव विकास जो है ये मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, तो इसका ऑप्शन डी ये जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब बच्चा छोटा होता है और जब वो युवा होता है तो उसका मात्रात्मक विकास होता है, उसका शारीरिक विकास होता है, उसके वजन में वृद्धि होती है, उसकी हाइट में वृद्धि होती है, ये मात्रात्मक विकास होता है। साथ ही बच्चे के जो मानसिक विकास होता है वो गुणात्मक विकास होता है। तो इस तरह से मानव विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही विकास होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन 5, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन ए, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशक का नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं प्रासंगिक है। और ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, तो कक्ष के अनुदेशक का नेतृत्व तो नहीं करना चाहिए, लीडरशिप की बात उसमें नहीं कही गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। देखिए तर्क नहीं करनी चाहिए, जबकि यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी की बात की गई है, और चाइल्ड सेंटर्ड जब पॉलिसी होती है तो बच्चा हमारा स्वतंत्र रूप से तर्क करेगा, तो ये भी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं ये प्रासंगिक है, ये लेकिन ये उतना प्रासंगिक नहीं है जितना कि ऑप्शन डी पर यदि हम बात करें कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन 5 का जो आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन डी।
कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मनोविज्ञान ने, देखिए ये भी एक स्टेटमेंट दिया है, तो एक दो स्टेटमेंट जब हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमें याद रखनी चाहिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए। तो क्वेश्चन 6 में दिया है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर चेतना का, अभी वह इस प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। ये कथन किसका था? तो साथियों, ये जो आत्मा की जो बात की है मनोविज्ञान में, और मन और चेतना की जो बात, जो यहाँ पर इन्होंने व्यवहार को संजोए हुए के लिए जो परिभाषा दी है, एक जो कोटेशन दिया है, तो ये यहाँ पर ये वुडवर्थ साहब ने इसमें दिया था। ये आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है क्या कहलाता है? ये विज्ञान क्या कहलाता है? संभाव्यता? नहीं। ज्यामिति में आप जानते हैं कि कोणों की बात की जाती है, गणित में कैलकुलेशन है, लेकिन यहाँ संख्यात्मक आंकड़ों की बात की गई है। तो यहाँ ये सांख्यिकी, वो विज्ञान जो सांख्यिकी कहलाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में, सीटेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 8, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, ऑप्शन बी छात्र केंद्रित शिक्षा पर, ऑप्शन सी पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा पर, और ऑप्शन डी विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो साथियों, एनईपी में क्या बताया गया है कि शिक्षा जो है छात्र केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, जहां पर बच्चा फ्री होकर के स्वतंत्र रूप से खोज कर सके, पर्यावरण से सीख सके, वातावरण से सीख सके, वातावरण में अपने अनुभव शेयर कर सके। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा तानाशाही वाली हो जाएगी। पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाठ्यचर्या तक बच्चा सिमट के रह जाएगा। विद्यालय केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, विद्यालय तक ही शिक्षा सीमित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, शिक्षा घर से भी प्राप्त की जा सकती है, शिक्षा घर से भी, शिक्षा मंदिर से भी प्राप्त की जा सकती है, शिक्षा मस्जिद से भी प्राप्त की जा सकती है, और शिक्षा पड़ोस से भी प्राप्त की जा सकती है। तो शिक्षा का कोई सीमित दायरा नहीं है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान बल देता है कि शिक्षा जो है छात्र केंद्रित होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी प्रयागराज, और ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी वाराणसी। तो ये मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 और अंतिम प्रश्न। पुनः मैं अपने सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं और वर्तमान शिक्षक साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप हमारे CDP के गारंटी से
पास सीरीज को अवश्य देखें और मैं आपसे वायदा करता हूं कि आप निश्चित ही अच्छे नंबरों से पास होंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को खाली जगह की आवश्यकता है। ऑप्शन ए, अन्य बच्चों के साथ तुलना करना। साथियों, एनईपी में, चाइल्ड साइकोलॉजी में तुलना करना नेगेटिव टैग वर्ड, तुलना नहीं करनी है। सी, बच्चे को डांटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डांटना है बच्चे को डांटना। डी, बच्चे को नियंत्रित नहीं करना है। हमें बच्चों को क्या करना है, हमें बच्चों को अक्सर प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे पुनः कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।